हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपनी हिंदी की कक्षा में एक नए विषय के साथ। आज हमारी कक्षा का विषय है उपसर्ग। उपसर्ग पढ़ने से पहले एक तथ्य हम स्पष्ट कर लें कि शब्द जो भाषा की महत्वपूर्ण इकाई है, सार्थक इकाई है, उसकी रचना 3 प्रकार से होती है। सबसे पहले है उसमें आज का हमारा विषय है जो उपसर्ग। उपसर्ग के माध्यम से नए शब्द की रचना की जाती है, प्रत्यय के माध्यम से की जाती है और इसके साथ तीसरा है समास। समास के माध्यम से भी नए शब्दों की रचना की जाती है। तो आज सबसे पहले आज का जो हमारा विषय है उपसर्ग, शब्द निर्माण की महत्वपूर्ण इकाई उपसर्ग। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि उपसर्ग क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और कैसे उपसर्ग के माध्यम से नए शब्दों की रचना की जाती है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि उपसर्ग क्या होते हैं। तो स्पष्ट कर दें, उपसर्ग वे शब्दांश, ध्यान रहे शब्दांश हैं उपसर्ग, वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे लगकर किसी नए शब्द की रचना करते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। शब्दांश हैं और किसी शब्द के आगे लगकर किसी नए शब्द की रचना करते हैं। तो इसके माध्यम से कि किसी भी कोई भी नया शब्द है और जो वो उसके आगे आ जाता है एक दूसरा, जैसे कार शब्द है, कार शब्द है, उसके आगे हम आ लगा देते हैं तो क्या हो जाता है आ जमा कार यानी आकार। तो आकार के रूप में हम एक नया शब्द प्राप्त हो गया। इसी तरह से हम शब्द रचना करते चले जाते हैं, जैसे गैर, गैर गैर कानूनी, गैर वाजिब और इसके साथ साथ में गैर हाजिर। तो हम क्या देखते हैं कि एक गैर शब्द लगाकर दूसरे शब्द जब हम उसके साथ लगा देते हैं तो एक नए शब्द की रचना हो जाती है जिसका अर्थ भी नया ही होता है। तो स्पष्ट हो गया उपसर्ग। उपसर्ग वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे लगकर किसी नए शब्द का निर्माण करते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। अब आते हैं उपसर्ग के प्रकार। उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले तत्सम, तद्भव और आगत। तत्सम और आगत, इनका ध्यान रखिएगा कि तत्सम शब्द है, उपसर्ग है, तद्भव है और आगत, आगत को विदेशी भी कहते हैं। तो इनका क्रमवार सबसे पहले हम लेते हैं तत्सम उपसर्ग। तत्सम उपसर्ग, तत्सम से शब्द से आप परिचित हैं। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। तो इसी प्रकार तत्सम शब्द भी, उपसर्ग भी वे उपसर्ग हैं जो संस्कृत से हिंदी में आए हुए हैं, यानी वे शब्दांश जो संस्कृत से हिंदी में ज्यों के त्यों लिए गए हैं, वे संस्कृत के तत्सम उपसर्ग कहलाते हैं। इनकी कुल संख्या 22 है। ये तो आपको पता ही है कि हिंदी की जो जननी है वो संस्कृत भाषा है। तो ज़्यादातर हमारी हिंदी का उद्गम स्थल संस्कृत है, तो संस्कृत के ही जो उपसर्ग हैं वो हिंदी के निर्माण में, नए शब्द रचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसमें देखते हैं हम कि इनकी कुल संख्या 22 है तत्सम उपसर्ग की। जैसे अति, अति, अति के साथ शय लगा दिया तो क्या बन गया अतिशय। इसके साथ अतिरिक्त, इसी के साथ आगे हम जैसे बढ़ाते जाएंगे, जैसे अति जमा आचार, अत्याचार। इसी साथ आगे नी, नी नियम, निवास, निवारण। इसी प्रकार से अनंत संभावनाएं इनके अंदर छिपी हुई हैं। इसी के साथ सु, सु सुलभ, सुलभ, सुक्रम, सुपुत्र, सुकुमार। कितने ही शब्दों की रचना हम संस्कृत तत्सम उपसर्गों के माध्यम से कर सकते हैं। इसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं अपने तद्भव उपसर्ग की तरफ। तद्भव संस्कृत
उपसर्गों का बिगड़ा हुआ रूप तद्भव कहलाता है। तत्सम उपसर्गों से विकसित हैं ये, उन्हीं का बिगड़ा हुआ रूप है। जैसे हम लेते हैं ना, जब हम तद्भव शब्द पढ़ते हैं कि दुग्ध शब्द किसका है? तत्सम शब्द का। लेकिन हिंदी में उसका रूप क्या प्रचलित है? दूध। बिल्कुल सही है कि दूध है तो दूध क्या हो गया है? तद्भव हो गया है। तो ऐसे ही उपसर्ग हैं कि तत्सम उपसर्गों से विकसित जो उपसर्ग हैं उन्हें तद्भव उपसर्ग कहते हैं। इन्हें हिंदी उपसर्ग भी कहते हैं। तद्भव उपसर्ग का ही दूसरा नाम हिंदी उपसर्ग है। जैसे अब हम इनसे शब्द बनाते हैं, जैसे भर है। भर शब्द किसका है? हिंदी का। हिंदी का है, तद्भव रूप है, तो उससे हम आगे क्या बना सकते हैं शब्द? भर जमा सक, भरसक, भर पेट। तो इसमें क्या होगा कि ऐसे इनके शब्द हैं वो बनते चले जाएं आगे, भरसक, भर पेट। तो इसके साथ आगे है बिन। बिन उपसर्ग है तद्भव का, और इससे क्या बनेगा आगे? बिन मांगे, बिन ब्याहे, बिन जाने। तो इसमें क्या हो जाता है कि ये सभी एक नए शब्द की रचना कर देते हैं। तो इसके बाद आगे है चौ। चौ का अर्थ क्या है? चार। तो इसमें क्या बनेंगे? चौमासा, चौराहा, और इसके साथ साथ हैं चौराहा, चौमासा। अब इसके साथ अगला जो हम लेंगे, इसके साथ साथ ही वो क्या बनेगा? चौकन्ना, और इसके साथ आगे क्या आ सकता है आपका? चौपाया। तो स्पष्ट हो गया कि कैसे हिंदी के उपसर्ग हैं वो अपना कार्य करते हैं, नए शब्दों की रचना करते हैं। इसी प्रकार आगे हम लेते हैं आगत। आगत शब्द, आगत उपसर्ग, वे उपसर्ग जो विदेशी भाषाओं से आए हुए हैं। विदेशी भाषाओं से आए हुए उपसर्ग आगत उपसर्ग कहलाते हैं। इन्हें विदेशी उपसर्ग भी कहा जाता है। उपसर्ग के संदर्भ में अब इसका उदाहरण हम लेते हैं, जैसे हम शब्द क्या है? हम को आगे लगाएं, जो उर्दू फारसी से आते हैं, तो उसी में इसी का बनेगा हम उम्र, हमदम, हम सफ़र, और इसके साथ साथ हम शक्ल। तो ये क्या है? सभी आगत, इसकी विदेशी भाषाओं से आए हुए यानी विदेशी उपसर्गों के उदाहरण हैं। इसके साथ आ जाता है आगे ना से तो परिचित है, और सबसे पहले यही आता है नालायक। तो क्या बन गया? नालायक। और इसके बाद अगला जो हम लेते हैं कि ना से आपका जो बन जाएगा, तो उसमें क्या है? नाराज। और इसी के साथ आगे हम जब बनाते चले जाते हैं इन्हीं के साथ साथ, तो उसमें क्या हो जाता है कि इसमें नासमझ भी शामिल हो सकता है। मतलब वे शब्द लगाने के साथ उसका एक नए शब्द का निर्माण हो जाता है, ये शब्दांश लगाने से। तो तत्सम उपसर्ग है, तद्भव या हिंदी उपसर्ग है, और इसके साथ है आगत या विदेशी उपसर्ग। तो ये हमारे उपसर्ग थे। उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के आगे लगकर एक नए शब्द की रचना करते हैं। लेकिन हमें उपसर्ग लगाते हुए ये ध्यान रखना चाहिए प्यारे बच्चों कि उपसर्ग के साथ तद्भव शब्द है, तो उसके साथ तद्भव उपसर्ग जो है, तद्भव उपसर्ग के साथ तद्भव शब्द ही लगता है। स्पष्ट हो रहा है? तत्सम उपसर्ग है तो उसके साथ हम तत्सम शब्द का ही प्रयोग करेंगे। जैसे इसी को ले लेते हैं, सु को। सु जो उपसर्ग है वो किसका है? तत्सम का है। लेकिन सु उपसर्ग तत्सम का है तो हम उसके साथ तद्भव शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते, बल्कि जैसे ये है सु के साथ पुत्र शब्द है। पुत्र शब्द संस्कृत का है और तत्सम शब्द है ना? तो उसमें सु जमा पुत्र हो सकता है, लेकिन सु के साथ पुत्र का बिगड़ा हुआ यानी तद्भव रूप पूत होता है, तो हम सुपूत नहीं बना सकते। तो ये ध्यान रखिए कि जैसा उपसर्ग है कि तत्सम उपसर्ग के साथ तत्सम शब्द का निर्माण होगा, और उसके साथ आगत या विदेशी उपसर्ग हमारे साथ हैं, तो विदेशी उपसर्ग के साथ हम विदेशी
शब्द का ही इस्तेमाल करेंगे, उसके साथ विदेशी ही आएगा। जैसे हमने अभी अभी लगा दिया कि जैसे ना शब्द, ना है उपसर्ग, तो ना उपसर्ग है वो विदेशी का है, तो लायक जो शब्द है वो लायक शब्द भी विदेशी भाषा का ही है, हिंदी का नहीं है। तो ध्यान रखें कि जैसा उपसर्ग है वैसा ही लग सकता है। जैसे उदाहरण दिया मैंने अभी आपको कि सु के साथ सुपुत्र लग सकता है, सुपूत नहीं हो सकता। तो स्पष्ट हो गया है। तो उपसर्ग यही थे। और इसके साथ दूसरी चीज का हमें ध्यान रखना है कि कुछ ऐसे भी हैं हमारे उपसर्ग जो एक से अधिक रूपों में मिल सकते हैं। आप सोचेंगे कैसे? कैसे की बात ये है प्यारे बच्चों, जैसे यहाँ पे है, अब हमने लिया, जैसे ये शब्द हमने लिख दिया दुर, ठीक है, तो दुर भी उपसर्ग है, लेकिन दुर के साथ क्या है? दुष भी है, इस रूप में भी मिलता है हमें दुष। स्पष्ट हो रहा है कि दुर है, दुष है, और इसके साथ इसके बाद आगे ये भी प्रचलित है दुष। तो जो भी प्रचलित हैं उनका विवरण उन्हीं के अनुसार ही हो जाता है। जैसे ये वाला जो दुर है, इसमें क्या होगा? दुर जमा लब, क्या हो गया? दुर्लभ। क्या बन गया? इसका क्या होगा? दुर्लभ हो गया है, दुर्लभ हो गया, दुर्साध्य हो गया, दुभर हो गया, है ना। तो ये इसका प्रचलित है। और जो दुष है, दुष का क्या बनेगा आपका साथ में? दुस्साहस, दुस्साध्य, ठीक है, और इसके साथ में दुस्तर। तो ये इसके थे। और ये जो दुष है आपका, इसका क्या बनेगा आपका? दुष्कर, दुष्कर्म, ठीक है, और उसके साथ दुष्प्राय। तो उम्मीद है कि सभी के अंतर आपको सहज भाव से समझ में आ गए होंगे, और उम्मीद रखती हूँ कि आगे भी इसी तरह से प्रयास करके नए शब्दों की रचना कर पाएंगे। धन्यवाद।